इतिहास गवाह है, कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी नहीं हुआ। ऐसे विचारों वाले क्रांतिकारी नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका केवल एक लक्ष्य था और वह था पूर्ण स्वराज। 1944 में नेताजी ने शहीदी दिवस मनाते हुए देश को एक ऐसा नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने पूरे देश में एक क्रांति ला दी। मैं विमल कौशिक आपका अपने चैनल मोटिवेशन विद विमल कौशिक में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिस ना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है, उसके लिए जितना भी सम्मान उन्हें दिया जाए उतना ही कम है। वह हम सभी के प्रेरणा स्रोत हमेशा बने रहेंगे। शुरू से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता जानकी बोस और माता प्रभावती थीं। सुभाष उनकी 9वीं संतान थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष जी ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद सेकंड डिवीजन पास की। 1916 में जब वह बीए ऑनर्स के स्टूडेंट थे, उस समय कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक झगड़ा हो गया। सुभाष जी ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण से उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और एग्जाम देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर उन्हें ख्याल आया कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाएं। सुभाष जी ने अच्छे से पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन पास किया। अपने पिता की इच्छा पर 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए और 1920 में आईसीएस के एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त किया। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह से उन्होंने भारत वापस आते ही सबसे पहले मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में रहते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष जी के बीच पहली मुलाकात हुई और गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। उसके बाद सुभाष जी कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। इस आंदोलन का नेतृत्व दास बाबू बंगाल से कर रहे थे और सुभाष जी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। सुभाष जी महापालिका के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में कोलकाता का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। बहुत जल्द ही सुभाष जी एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष जी ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष जी ने खाकी गणवेश में मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज लेकर सुभाष जी ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और जेल भी भेज दिया। इसमें वह घायल भी हुए। जब सुभाष जी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने रिहा करने से मना कर दिया। भगत सिंह को फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ, जबकि सुभाष जी चाहते थे कि गांधी जी सरकार के साथ समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष जी गांधी जी से और कांग्रेस के तरीकों से नाराज थे। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष जी को 11 बार जेल हुई। ये सब वो केवल देश को आजाद कराने के लिए कर रहे थे। 5 नवंबर 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। सुभाष जी ने उनकी मृत्यु की न्यूज मांडले जेल में सुनी।
मांडले जेल में रहते हुए सुभाष जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, परंतु सरकार ने उन्हें फिर भी रिहा करने से मना कर दिया। लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो जेल अधिकारियों को लगने लगा कि कहीं इनकी मृत्यु यहीं न हो जाए, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। 1932 में सुभाष जी को जेल फिर हुई। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया, जहां उनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स की एडवाइस पर इस बार सुभाष जी इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए तैयार हो गए। 1933 में सुभाष जी यूरोप चले गए और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने लक्ष्य के लिए भी काम करते रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी और आयरलैंड के नेता डी वलेरा से भी मिले। सन 1934 में सुभाष जी को उनके पिता की मृत्यु की खबर मिली। यह सुनते ही वो कोलकाता लौट आए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। 1934 में ही जब सुभाष जी ऑस्ट्रिया अपने इलाज कराने के लिए गए हुए थे, उस समय उन्हें अपनी एक बुक लिखने के लिए अंग्रेजी टाइपिस्ट की जरूरत थी। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करवा दी। 1942 में उन्होंने एमिली से मैरिज कर ली और एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष जी ने उसका नाम अनीता बोस रखा। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ और गांधी जी ने कांग्रेस पद के लिए सुभाष जी को चुना तो सही, लेकिन उन्हें सुभाष जी का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि वह एक अलग सोच रखते थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब आपसी मतभेदों की वजह से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और गांधी जी ने सीतारमैया का साथ दिया। लेकिन वास्तव में सुभाष जी को चुनाव में 1580 और सीतारमैया को 1377 मत मिले। लेकिन चुनाव के नतीजों से बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर उन्होंने सुभाष जी को रेजिग्नेशन के लिए प्रेशर बनाया। ऐसा नहीं था कि गांधी जी उनसे प्रेम नहीं करते थे, बस दोनों की विचारधारा अलग थी। सुभाष जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, जिसके लिए उन्होंने सच्चे शिष्य की तरह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष जी को ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध करने की सूचना मिली। वह जानते थे कि अब लोहा गर्म है, उनके पास एक सुनहरा मौका था। उन्हें भी भारत को आजाद कराने के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। सुभाष जी ब्रिगेड ने रातों रात हालबेट स्तंभ को, जो कि गुलामी का प्रतीक था, मिट्टी में मिला दिया और अंग्रेज सरकार को संदेश दिया कि इसी तरह उन्हें भी उखाड़ देंगे। और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष जी सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी प्रमुख नेताओं को कैद कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष जी जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे और सुभाष जी ने सरकार को रिहा करने पर मजबूर करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सरकार को मजबूर होकर उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन सरकार ने उन्हें अपने घर में नजरबंद कर दिया और पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी। लेकिन सुभाष जी एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में पुलिस को चकमा देकर अपने घर से निकल गए, जिसमें उनकी सहायता शरद बाबू के बेटे यानी उनके भतीजे ने की। वो उन्हें अपनी गाड़ी से गोमोह तक छोड़कर आए। यहां से वे पेशावर पहुंचे। यह सब प्लानिंग उन्होंने मियां अकबर शाह के साथ कर रखी थी। मियां अकबर शाह ने उन्हें कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार के साथ पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भेजा। इस सफर में सुभाष जी ने भगत राम तलवार को, जो कि रहमत खान पठान बने, उनके गूंगे बहरे चाचा बने, क्योंकि उन्हें वहां की लैंग्वेज पाश्तो नहीं आती थी, और पहाड़ियों में पैदल चलकर सफर किया। काबुल में सुभाष जी 2 महीनों तक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। पहले वे रूसी दूतावास में जाना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब रहे। लेकिन फिर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावास में संपर्क करने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही और इन दूतावासों ने इनकी मदद भी की। सुभाष जी आर्लैंडो मेजोंटा इटालियन बनकर काबुल से मॉस्को होते हुए बर्लिन गए। सुभाष जी जर्मनी के नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से भी मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अंत में सुभाष जी को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिलने वाली, और वह अपने साथी आबिद हसन के साथ जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। उस पनडुब्बी ने उन्हें हिंद महासागर के मेडागास्कर के किनारे छोड़ा
और वहां से वो दोनों तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। इस पनडुब्बी से यह इंडोनेशिया के बंदरगाह पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का भरोसा दिलाया। नेताजी ने जापान के संसद में भाषण भी दिए। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वह खुद इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। सुभाष जी ने पूर्वी एशिया में अनेकों भाषण देकर वहां के स्थायी नागरिकों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के और आर्थिक मदद के लिए कहा और वहां पर उन्होंने यह संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंडमान और निकोबार जीत लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पल्ला भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में भी बताया। इस भाषण में ही सुभाष जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने नेताजी कहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता निकालना था, इसलिए उन्होंने रूस जाने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 आजादी से लगभग 2 साल पहले सुभाष जी एरोप्लेन से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के बाद वह लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि 18 अगस्त को ताइहोगु एयरपोर्ट के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु उनकी मृत्यु पर आज भी असमंजस बना हुआ है। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, परंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। 1946 में नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य भूमिका अदा की और वो आज भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में जीवित हैं। वह हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।